हम्म। हेलो क्लास। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फ्लेम फोटोमीटर के बारे में। फ्लेम फोटोमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, प्रीवियस क्लास में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, इस प्रिंसिपल क्या होता है, कलरीमेट्री क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक और हम लोग को पढ़ना है विच इज़ फ्लेम फोटोमीटर। इसमें भी इमेज है, अभी मैं इमेज देख करके आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो कलरीमेट्री है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है एंड जो आपका फ्लेम फोटोमीटर है, वो ऑलमोस्ट एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। लेकिन सब में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस करके ये जो मेथड्स हैं इनको डेवलप किया जाता है। जैसे कि जो आपके कलरीमेट्री होते हैं एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, इनमें एक बल्ब यूज़ किया जाता है। कलरीमेट्री में नॉर्मल बल्ब यूज़ किया जाता है और टंगस्टन का बल्ब यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपका हीलियम का बल्ब यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है कि यूवी रेडिएशंस को भी दिखा पाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अब हम फ्लेम फोटोमीटर के बारे में। तो फ्लेम फोटोमीटर के नाम में ही आ रहा है फ्लेम, ठीक है। यानी कि ये फ्लेम इमिट करने वाला फोटोमीटर है। इसमें भी कलर की ही इंटेंसिटी को मेज़र किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें मेज़रमेंट हम किसी और चीज़ का करेंगे। यहाँ पर फ्लेम फोटोमीटर के हेल्प से हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, फ्लेम का यूज़ करेंगे। इसको हम फ्लेम इमिशन फोटोमीटर भी बोलते हैं। ये एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं, मेटल आयंस के फॉर्म में। ज़्यादातर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जो अमाउंट है उसको चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी भी हम करते हैं, है ना, केएफटी में। मेनली आपका केएफटी में आप सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लिथियम, इन जैसी चीज़ों का हम एस्टिमेशन करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि किस तरीके से जो किडनी है वो फ़िल्टर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसमें फ्लेम फोटोमीटर में जब जो हम यूज़ करते हैं वो एक ऐसी फ्लेम यूज़ करते हैं जिसमें ये एक ऐसे एटम्स को डेवलप करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल शेल से आगे की शेल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जब वो वापस अपनी शेल में आते हैं तो एनर्जी को लूज़ करते हैं, एनर्जी को छोड़ते हुए वापस आते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड के बाद जब अपने शेल में वापस आएंगे तो वो एनर्जी को इमिट करेंगे, ठीक है। इमिट करने के बाद में हम वो इमिटेड लाइट का मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, और ये पता कर लेते हैं कि जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। यानी सैंपल में अमाउंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप इसका प्रिंसिपल देख पा रहे होंगे, इमेज में समझेंगे। यहाँ पर आपको सैंपल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। एयर सप्लाई, फ्यूल सप्लाई अलग से दी गई है। फ्लेम जलती है, फ्लेम काहे से जलती है, उसी इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के, ठीक है। बर्नर की हेल्प से एक मिक्सिंग चैम्बर होगा, ठीक है, जिसमें सैंपल रहेगा और वो फ्यूल जाएगा। अब वो बर्नर में उसकी लाइट जो है वो इमिट की जाएगी। लाइट इमिट होने का मतलब है कि वो उसको एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दिया जाएगा
लेंस की हेल्प से इस फ्लेम की इंटेंसिटी को मेज़र किया जाएगा। लेंस की जो भी मेज़र करेगा उसकी लाइट को स्लिट की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे अमाउंट ऑफ लाइट को कितना जाएगा, ठीक है। फिर वो पहुंचेगा फ़िल्टर पेपर पर और फ़ोटो डिटेक्टर की हेल्प से एम्प्लीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद जितनी भी एमिटेड लाइट आती है फ़िल्टर पर, वो उसको एम्प्लीफाई करके एलसीडी डिस्प्ले पर हमको दिखा देता है। तो ये एक सिंपल सा नॉर्मल प्रिंसिपल है एलसीडी का, या फिर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं फ्लेम फोटोमेट्री में उसका, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को जब एनर्जी मिलती है, जब उसको फ्लेम दी जाती है, तो वो एलसीडी के हेल्प से उसको प्रोवाइड हमको नंबर कर देते हैं कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट। फ्लेम फोटोमीटर जो है वो एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से हम मेटल आयंस की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से ये काम करता है। फ्लेम फोटोमीटर के बिहाफ पर काम करेगा, जैसे कि इसका प्रिंसिपल मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे प्रिंसिपल पे काम करेगा। सबसे पहले लिक्विड सैंपल को हम एक ऑटोमाइज़र की हेल्प से इसको फाइन मिस्ट बना लेंगे, यानी लिक्विड की फ्यूम्स बना लेंगे। उसके बाद में अब ये वो मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्लेम में वो मिस्ट जब एंटर किया जाएगा, तब हाई टेम्परेचर में जो फ्लेम है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्वेंट की हेल्प से वो सॉल्वेंट में मिल जाएगा। इसकी हेल्प से होगा क्या कि जो आयंस हैं मेटल के, वो फ्री एटम्स के फॉर्म में घूमने लगेंगे। फ्री एटम्स के फॉर्म में, क्योंकि उन्हें मिल गई है एनर्जी, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेज में आ गए हैं, वो फ्री मेटल के फॉर्म में इधर उधर मूव करेंगे और हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। एक्साइटेड स्टेज में हमको वो इधर उधर एनर्जी को छोड़ते हुए दिखेंगे। अब जो एक्साइटेड एटम्स हैं, जब वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आएंगे तो वो एक लाइट छोड़ेंगे, वो एक लाइट को इमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसी इमिटेड लाइट की मेज़रमेंट हमको डिटेक्टर की हेल्प से करनी होती है, ठीक है। और जितनी भी इमिटेड लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। उसके बाद में अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, किन किन चीज़ों से मिल कर के ये बना होता है। तो सबसे पहले इसमें होता है एक नेबुलाइज़र, जो कि ऐसी चीज़ें डालेगा जिसकी वजह से सैंपल्स में फ्यूम्स बने, ठीक है। वो लिक्विड सैंपल को फ्यूम्स में मिस्ट का मतलब होता है जैसे कोहरा टाइप का, है ना, कन्वर्ट करेगा। और ये एक यूनिफॉर्म डिलीवरी में भी कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो सैंपल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर हमारे पास होगा मिक्सिंग चैम्बर, जिसमें सैंपल को हम जो मिस्ट है वो फ्यूम और एयर के साथ में मिक्स किया जाएगा। और जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनको हमको रिमूव करना है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को हमको लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यूज़ करना है एक बर्नर, ठीक है। बर्नर क्या करेगा, वो एक स्टेबल फ्लेम देगा, यानी वो एक ऐसी फ्लेम देगा ना जो बहुत तेज़ है ना बहुत धीमे है। धीमे धीमे वो फ्लेम उस फ्यूम को, जो कि जिसमें सैंपल है, उसको जलाता रहेगा। इससे होगा क्या कि वो जो सब्सटेंसेस हैं उनको एनर्जी मिलेगी आग की वजह से, फ्लेम्स की वजह से उसको मिलेगी एनर्जी। ओके,
इसके बाद में ये बर्नर के हेल्प से इसने क्या किया, प्रोड्यूस किया है। बर्नर में हमको यूज़ क्या क्या करना है, एलपीजी यूज़ कर सकते हैं, प्रोपेन गैस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और नेचुरल गैसेस का यूज़ भी हम कर सकते हैं। ऑक्सीडेंट का यूज़ करें, ऑक्सीडेंट क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, एयर एंड ऑक्सीजन। फिर फ्लेम, जो फ्लेम होती है वो एक्साइटेड एटम्स को एनर्जी देती, ताकि जो एटम्स हैं वो और ज़्यादा एक्साइट हो जाए, एनर्जी को कंटेन करके अपने आप में रख लें, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर और क्या करेंगे, जो आइडियल फ्लेम है वो स्टेबल होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए, नॉन ल्यूमिनस होनी चाहिए, और उसमें कोई भी धुआं या स्मोक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल फ़िल्टर की बात हम करें तो ऑप्टिकल फ़िल्टर जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सेलेक्ट करता है। लाइट जो इमिट करी जा रही है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही जाए, यानी जैसे हमें हीलियम का करना है तो हीलियम की जितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है वो उतनी ही वेवलेंथ को लेगा, या हमें कैल्शियम का अगर हम कर रहे हैं तो कैल्शियम की एग्जैक्ट वेवलेंथ को लेगा, ठीक है। और क्या करेगा, ये फ्लेम के हेल्प से ये नॉर्मली जो है पहुंचाएगा ऑप्टिकल फ़िल्टर तक। ऑप्टिकल फ़िल्टर क्या करेगा फिर यहाँ पर, वो हर एक एलिमेंट की जो एमिटेड लाइट होती है उसको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर मेज़र करता है, और जो फ़िल्टर होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट की अलग अलग वेवलेंथ देखने को मिल सकती है। सोडियम 589 नैनोमीटर की लेंथ दिखाएगा, पोटेशियम 766 नैनोमीटर की दिखाएगा, लिथियम 671 नैनोमीटर की दिखाएगा, और जो कैल्शियम है वो 422 नैनोमीटर की वेवलेंथ दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फ़ोटो डिटेक्टर। फ़ोटो डिटेक्टर जो यूज़ हो रहा है वो क्या करेगा, उसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, वो करेगा जो इमिटेड लाइट है उसको डिटेक्ट, ठीक है। जितनी भी लाइट इमिट कर रहा है कोई भी सब्सटेंस, अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी ज़्यादा समझेंगे कि ये इमिट कर रहा है, ठीक है, यानी उतना ही ज़्यादा अमाउंट उस सैंपल में उस चीज़ का है। तो नॉर्मली फ़ोटो डिटेक्टर जो होता है वो उस डिटेक्ट करेगा लाइट को, किसकी वजह से, फ़ोटो सेल की वजह से कर सकता है, फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की हेल्प से भी कर सकता है, जिसको हम लोग टीएमटी बोलते हैं। तो जो भी लाइट उसने इमिट की है और जो भी लाइट आपके ऑप्टिकल फ़िल्टर पर आई है उसको फ़ोटो डिटेक्टर करेगा डिटेक्ट। अब जो एम्पलीफायर है, एक यहाँ पर एम्पलीफायर यूनिट प्रेजेंट होती है। एम्पलीफायर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और भी ज़्यादा, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होगी, ठीक है। यानी जो भी सिग्नल आ रहा है डिटेक्टर पर उसको ये और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर देगा, और भी ज़्यादा ये एम्पलीफाई कर देगा। उसके बाद में आती है डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट क्या करता है, इंटेंसिटी को, जितनी भी इमिशन इंटेंसिटी है, जितनी भी इंटेंसिटी की हेल्प से आ रहा है उसको ये डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा, यानी हमें दिखाएगा, ठीक है। एक स्क्रीन होगी जिस पे हमें इमिशन इंटेंसिटी दिखेगी, प्लस उस एलिमेंट का कंसंट्रेशन क्या है ये भी दिखेगा, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके से नॉर्मली दिख जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में। वर्किंग प्रोसीजर कैसे काम करता है, सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑन करेंगे, फ्यूल और गैसेस की एयर सप्लाई ऑन करेंगे, ठीक है।
उसके बाद में फ्लेम की सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें करनी है आपको, पीपी सॉरी ग्लव्स, एप्रन, सारी चीज़ें आपको पहननी है। आपको अप्रोप्रिएट फ़िल्टर को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको उसका मेज़रमेंट करना है। उसके बाद आप डिस्टिल वाटर को एस्पिरेट कराएंगे सिस्टम को स्टेबलाइज कराने के लिए। फिर आप उस मशीन को स्टैंडर्ड की हेल्प से कैलिब्रेट कर लेंगे और कैलिब्रेट करने के बाद में आप उस टेस्ट सैंपल को एस्पिरेट करवाएंगे जो कि आपको लगाना है। अब सैंपल क्या होगा, मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लेम में जाएगी मिस्ट, और वो फ्लेम जल रही है तो उसकी वजह से मिस्ट को एनर्जी मिलेगी और ये इमिट करेगी लाइट को, जिसको आपका जो डिटेक्टर है वो आराम से देख लेगा, एम्पलीफायर में एम्पलीफाई करके आपको दे देगा। एलिमेंट्स कौन कौन से आप मेज़र कर सकते हो, यहाँ पर फ्लेम फोटोमीटर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम इनको मेज़र कर सकता है। कुछ एडवांस चीज़ें भी, एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप कर दिए गए हैं फ्लेम फोटोमीटर के ही, जो कि बेरियम को और स्ट्रोंटियम को भी, एसआर जो है उसको भी मेज़र कर सकता है, उसको मेज़र करने के लिए भी कैपेबल है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एक मैं आपको नोटिस दूंगी। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर का एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ, बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ये सारे ही इलेक्ट्रोलाइट्स का एस्टिमेशन करवाएगा, यानी सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, डिहाइड्रेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंसिंग भी डिहाइड्रेशन में होती है। एसिड बेस इम्बैलेंसिंग अगर हो रही है, ठीक है, पेशेंट को अगर मॉनिटर करना है, जिनको हम आईवी फ्लूइड दे रहे हैं हमको मॉनिटर करना है उसकी प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसकी हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स के क्वालिटी कंट्रोल में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की एनालिसिस हम करते हैं जब भी हम कोई भी फार्मूला प्रिपेयर कर रहे हों, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एनालिसिस वहाँ पर ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम हेल्प लेते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज़ में मिनरल्स का कंटेंट देखने के लिए, फूड, किसी भी फूड में, जैसे आपने न्यूज़ पढ़ी होगी अभी कुछ साल पहले, कुछ तो नहीं, आई थिंक कई साल हो गए उस चीज़ को, मैगी में निकला था कि लेड का अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, मैगी जो आपका प्रोडक्ट आता है वेरी फेमस, उसमें लेड प्रेजेंट था। तो कैसे पता चला कि उसमें लेड है? हमने मैगी का सैंपल लिया, उसको फ्लेम फोटोमीटर की हेल्प से चेक किया, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसमें लेड है कि क्या है। ठीक है, तो उसके लिए भी फूड इंडस्ट्री में भी न्यूट्रिशनल इवोल्यूशंस को देखने के लिए किस चीज़ में कितना, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का घोल आता है, आप इलेक्ट्रोलाइट ख़रीद के पीते हो, उस पर बॉक्स पे लिखा होता है ऊपर कि ये इतना इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट है। आपको कैसे पता कि उसमें इतना ही इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है या नहीं है?
इसमें भी हेल्प कराता है आपका फ्लेम फोटोमेट्री। एग्रीकल्चर में भी सॉइल के अंदर मिनरल्स की चेकिंग करना हो, कोई भी फर्टिलाइज़र है उसके भी टेस्टिंग करनी हो, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की एनालिसिस करनी हो, तो इसमें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स देखना हो। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में अगर हम लोग जानें तो मेटल्स की एनालिसिस हमको करनी होती है। इन्वायरमेंट में एयर की, वाटर की क्वालिटी देखते हैं। कोई भी रिवर है, अगर जैसे गंगा है तो गंगा में कितना इलेक्ट्रोलाइट, कितना मिनरल है, उसकी एनालिसिस करने के लिए भी हमको यहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। उसके बाद में बात करें हम लोग रिसर्च लैबोरेटरीज़ की, तो रिसर्च लैबोरेटरीज़ में भी जो मेटल हैं वो आयन की एनालिसिस होती है। बायोकेमिकल रिसर्च हो चाहे एग्रीकल्चर की रिसर्च हो, यहाँ पर देखने को मिलता है। एडवांटेज इसके क्या हैं? ये बहुत ही सिंपल है, इजी है, जल्दी से एनालिसिस आपको देता है। ठीक है, फटाफट। ऊपर से इसका एक ये भी है कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की एक्यूरेसी को जो है इन्हेंस कर सकता है अच्छे लेवल पे। ठीक है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती मशीन, और इसके अंदर सैंपल का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सैंपल की नीड होगी, नहीं, आप थोड़े से सैंपल में भी इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये रूटीन एनालिसिस के लिए भी सूटेबल होता है कि नॉर्मली, क्योंकि ये इजी टू परफॉर्म है, इसलिए आप इसको रूटीनली भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात अगर करें तो डिसएडवांटेज में लिमिटेड सर्टेन मेटल आयंस को भी ये नहीं कर सकता है। कुछ को ये कर पाएगा, कुछ को ये नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये इसका एक देखने को मिलता है हमको डिसएडवांटेज। ये एनालाइज नॉन मेटल एलिमेंट्स को नहीं कर सकता। फ्लेम फोटोमेट्री डिज़ाइन ही की गई है मेटालिक आयंस को देखने के लिए, तो ये नहीं कर सकता है नॉन मेटालिक को। ठीक है। उसके बाद में इसका एक ये भी है कमी कि ये सेंसिटिविटी इसकी, अगर हम एक है होता है आस जिसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके कंपैरिजन में इसकी सेंसिटिविटी थोड़ा कम होती है, कम सेंसिटिव ये है। ठीक है। तो इसका एक ये भी देखने को मिलता है ड्रॉबैक। इसके अलावा ये अदर आयंस के साथ इंटरफेयर करके रिज़ल्ट को थोड़ा सा गलत भी दे सकता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। ठीक है। और इसके लिए एक स्टेबल फ्यूल और स्टेबल एयर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसको डिसएडवांटेज के तौर पर दिखाती हैं। ठीक है। अगर बात करें इसको आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे, तो इसके लिए आप ब्लैंक और स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है। ब्लैंक और स्टैंडर्ड का आप यूज़ करते हैं, जैसे कि पहले ही देखने, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड का वैल्यू हमेशा हमें पता होता है। स्टैंडर्ड कोई चीज़ है उसकी वैल्यू हमको बता के रखी जाती है। तो अगर हमें पता है कि इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो अगर उसकी वैल्यू 10 आ रही, मतलब आपकी मशीन अच्छे से काम कर रही है ना। अगर उसकी वैल्यू आपने 10 समझी है, 10 आ गई, तो उसका मतलब मशीन अच्छी है। तो इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि क्या ये प्रॉपर कैलिब्रेटेड मशीन है या इसमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं नॉर्मली।
इसके अलावा हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एडजस्ट करके उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं। यानी कि इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप उस मशीन की कैलिब्रेशन पावर को देख सकते हैं कि क्या वो मशीन ढंग से प्रॉपर अमाउंट में काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली मान लो अननोन सैंपल लगा देंगे तो आपको क्या पता कि उसकी क्या अमाउंट है और उसमें क्या वैल्यू आ रही है। इस वजह से हम इसका करते हैं। प्रिकॉशन यही है इसके कि इसको प्रॉपर क्लीन करके रखो, इसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ठीक है, गैस की सप्लाई और जो फ्यूल हम डाल रहे हैं उनकी सबकी सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको अपनी सेफ्टी पर भी, मशीन के अलावा अपनी सेफ्टी पर भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको प्रॉपर सेफ्टी के साथ ही टेस्ट को परफॉर्म करना है। क्योंकि इमिटिंग लाइट्स वाले जो टेस्ट होते हैं उनमें ख़तरा रहता है, क्योंकि लाइट इमिट होता है तो इमिट करके वो जो कॉज कर सकता है बीमारी, अगर उसका सीरम या प्लाज्मा जो भी आप यूज़ कर रहे हो अगर वो बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड है तो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।